एक फैमिली गुड़गांव के एक लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट में रहता है। वो ऑलमोस्ट हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बारिश आते ही उनके घर के बाहर रोड्स पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, ट्रैफिक जैम लग जाता है। सो इवन इफ यू हैव सम ऑफ द बेस्ट कार्स, वो कहाँ चलाओगे? Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss CBSE Class 10th Economics Chapter 1, Development. We will cover Public Facilities, Human Development Report, Human Development Index, India and neighboring countries, BMI and Sustainable Development. Let's start. तो जैसा हमने देखा कि सिर्फ ज्यादा इनकम होने का मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। हरियाणा की एवरेज इनकम केरला से ज्यादा तो है, लेकिन जब हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स देखे गए तो केरला हरियाणा से काफी बेटर निकला। ऑफ कोर्स, अगर ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज हम परचेज कर सकते हैं, मगर हर चीज नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, रिस्पेक्ट एंड गुड फ्रेंडशिप। अगर पूरे सिटी में पोल्यूशन है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, फ्रेश एयर नहीं खरीद सकते। ऑल्सो बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी होती है जो सबके लिए मिलकर प्रोवाइड करना ज्यादा इफेक्टिव और सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर घर अपना सिक्योरिटी गार्ड रखे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन पूरी कॉलोनी के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम हो तो सबको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और सैनिटेशन जैसे फैसिलिटीज भी कलेक्टिवली प्रोवाइड की जाती है। आज भी कई एरियाज में स्पेशली लड़कियां हाई स्कूल नहीं जा पाती हैं क्योंकि एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए। या तो स्कूल बहुत दूर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, सेफ्टी भी एक बड़ा इशू है, और आज भी उनके एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। ये सब पब्लिक फैसिलिटीज की कमी को दिखाता है। मगर कई जगह में, जैसे कि केरला, वहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है। जितना लोअर IMR होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उतनी बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अवेयरनेस होगी। ऑल्सो जिन स्टेट्स में PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अच्छा काम करता है, वहाँ लोगों को अफोर्डेबल फूड मिलता है। PDS मतलब एक गवर्नमेंट सिस्टम जिसके थ्रू एलिजिबल फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर राशन प्रोवाइड किया जाता है। इससे उन्हें बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। ओवर टाइम इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज किया कि इनकम अकेले डेवलपमेंट का मेजर नहीं हो सकता, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। ये रिपोर्ट कंट्रीज को कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। क्योंकि अगर लोग हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और डिसेंट इनकम अर्न करते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नेचुरली बेटर होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दिखाती है। लुक एट दिस टेबल। श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम को डॉलर्स में और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है ताकि सभी कंट्रीज की इनकम को फेयर कंपैरिजन हो सके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है कि एक न्यूबॉर्न बेबी एवरेज कितने साल तक जी सकता है। एजुकेशन इंडिकेटर्स भी बेटर हैं और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक भी इंडिया से काफी बेटर है। ये इंडेक्स कंट्रीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। जितना बेटर परफॉर्मेंस होगा उतनी बेटर HDI रैंकिंग होगी। सरप्राइजिंगली नेपाल और बांग्लादेश की इनकम इंडिया से कम है, लेकिन दोनों कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से ज्यादा है। ये दिखाता है कि सिर्फ इनकम डेवलपमेंट का कंप्लीट मेजर नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। BMI बताता है कि किसी पर्सन का वेट उसकी हाइट के हिसाब से हेल्दी है या नहीं। देयर इज अ फॉर्मूला जिससे आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI equals to weight in kg divided by height square in meters. For example, अगर weight 45 kg है और height 1.5 मीटर है तो BMI equals to 45 divided by 1.5 into 1.5 और BMI will be 20. अगर BMI 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं
BMI अगर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप हेल्दी माने जाते हैं, और BMI अगर 25 और 29.9 के बीच में है तो वो ओवरवेट कहलाएगा। सो फार हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डेवलपमेंट हमेशा इसी स्पीड से कंटिन्यू कर सकता है या फिर एक दिन रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे? लेट्स अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज एक कंट्री आज बहुत डेवलप्ड है, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि फ्यूचर जनरेशंस भी उतनी ही अच्छी लाइफ जिए, लेकिन अगर हम आज सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, पेट्रोल यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? इसीलिए डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी होनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर दोबारा बना सकता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट, क्रॉप्स। लेकिन अगर हम इनको ओवर यूज करें तो ये भी खत्म हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जो नेचर दोबारा बना सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनका अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। इंडिया के लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड वाटर लेवल पिछले 20 सालों में 4 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है। रीजन, हम जितना ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं उतना रेन वाटर उसे रिप्लेनिश या पूरा नहीं कर पा रहा है। इमेजिन एक वाटर टैंक है। अगर टैंक में रोज 100 लीटर्स पानी आता है और आप 150 लीटर यूज कर देते हैं तो धीरे धीरे टैंक खाली हो जाएगी। ग्राउंड वाटर के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। और अब तो AI के डेटा सेंटर्स एंड इथेनॉल प्रोडक्शन में भी पानी काफी यूज हो रहा है। सो फिर बिना ओवर यूज किए डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? हमें सस्टेनेबल फार्मिंग पे मूव करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करना चाहिए, वाटर वेस्टेज कम कर सकते हैं और जितना नेचर रिप्लेस कर सकती है उतना ही रिसोर्सेज यूज करना चाहिए। Now let's take an example of a non-renewable energy which is crude oil. Look at table 1.7. इस टेबल में क्रूड ऑयल रिजर्व्स दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर हम इसी स्पीड से ऑयल यूज करते रहे तो रिजर्व्स कितने साल तक चलेंगे। फॉर द एंटायर वर्ल्ड करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से ऑयल रिजर्व्स लगभग 47 इयर्स तक चल सकते हैं। मिडिल ईस्ट के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, इसलिए उनके रिजर्व्स लगभग 70 इयर्स तक चल सकते हैं। लेकिन यूएसए का ओपन रिजर्व्स कंपैरेटिवली कम हैं और करंट यूसेज के हिसाब से लगभग 10.5 इयर्स तक ही चल पाएंगे। इसलिए भी वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू ऑयल सिक्योर करना चाहते हैं। हाउएवर, यूएसए स्पेसिफिकली अलास्का में काफी रिजर्व्स अभी भी अनटच्ड हैं। इंडिया के पास क्रूड ऑयल का रिजर्व्स बहुत कम है, इसलिए इंडिया अपनी जरूरत के लिए काफी ऑयल दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। और जैसा हम देख रहे हैं ऑयल की प्राइसेस बढ़ ही रही है, तो इसका इफेक्ट हर इंसान पे पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ ही रही है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स किसी एक स्टेट या कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता, इसलिए सस्टेनेबिलिटी मैटर्स। एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए डेवलपमेंट का फ्यूचर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ है। व्हाट इज रियल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम या जीडीपी बढ़ना नहीं है। रियल डेवलपमेंट तब होती है जब लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड हो, नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचे रहें और सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। दैट इज रियल डेवलपमेंट। तो आज हमने सीखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लेकिन कंप्लीट मेजर नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, क्लीन वाटर और पीडीएस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज को इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर कंपेयर करती है। केरला का एग्जाम्पल दिखाता है कि बेटर हेल्थ और एजुकेशन इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेज का यूज इस तरह करना कि फ्यूचर जनरेशंस भी उनका बेनिफिट ले सके। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ओवरयूज नहीं करना चाहिए और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे क्रूड ऑयल को केयरफुली यूज करना चाहिए। रियल डेवलपमेंट का मतलब है बेटर हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, not just more money. That's all for today. You'll find the notes next. अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।